नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में भारत के महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं जिन पर टिक लगा हुआ है उन पर वीडियो पहले से अपलोड है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि झील कहते किसे हैं। तो साधारण सी भाषा में जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थलखंड से घिरा होता है उसे झील कहते हैं। साथ ही साथ झील की जो दूसरी विशेषता है वह है उसका स्थायित्व होना। तो आपके दिमाग में ये भी गया होगा कि जो तालाब होता है वो भी चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा होता है ना, और बीच में पानी रहता है, तो क्या तालाब को भी झील कह सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि झील की जो दूसरी विशेषता है वह है उसका स्थायित्व होना। मतलब कि जो झील है वो पूरे वर्ष भर बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है, हमेशा उसमें पानी रहता है, जबकि तालाब में हमेशा पानी नहीं रहता। आपको पता है बरसात के टाइम पे पानी आता है और गर्मियों के टाइम पे तालाब में अक्सर पानी सूख जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि झील कहते किसे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं झीलों के प्रकार की। तो झीलें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, पहला उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा पानी की प्रकृति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती हैं, पहला प्राकृतिक झील और दूसरा कृत्रिम झील। और पानी की प्रकृति के आधार पर भी झीलें दो प्रकार की होती हैं, पहला ताजे या फिर मीठे पानी की झील और दूसरा खारे पानी की झील। तो पहले इनको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृतिक झीलों की। जो प्राकृतिक झीलें हैं वो विवर्तनिकी हलचलों, ज्वालामुखी या फिर विभिन्न अपरदन एवं निक्षेपण कारकों से बनने वाली झीलें होती हैं। जैसे कि भारत में जो प्राकृतिक झीलें हैं, लोकटक झील हो गया, चिल्का झील हो गया, बेम्बनाड झील हो गया, ये सभी झीलें कैसी झीलें हैं? प्राकृतिक झीलें हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक झीलें हैं ना, इनको भी कई भागों में पढ़ा जा सकता है। तो प्राकृतिक झीलों में पहला पृथ्वी की गति के आधार पर बनी हुई झीलें आ जाता है, जिसमें टेक्टोनिक झील या फिर भ्रंश घाटी झीलें शामिल है। दूसरा, हिमनाद द्वारा निर्मित झीलें, जिसमें सर्क झील, रॉक हैलो झील या फिर घाटियों में मोरैनिक बांध झीलें शामिल हैं। तीसरा इसमें जो है वो है ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित झील, जिसमें क्रेटर और कॉल्डेरा शामिल हैं। चौथा, अपरदन द्वारा निर्मित झील, जिसमें क्रस्ट झीलें और पवन निक्षेपित झीलें शामिल हैं। और जो पांचवा है प्राकृतिक झीलों में वो है निक्षेपण द्वारा निर्मित झीलें, जिसमें नदी निक्षेपण, समुद्र निक्षेपण, जिसमें आप लैगून झील भी बोल सकते हो, समुद्र निक्षेपण से बनने वाली झीलें हैं। और चौथा जो है इसमें जो तीसरा है वो है बांध निक्षेपण झील। ठीक है, तो याद रखिएगा निक्षेपण में भी तीन प्रकार की हो गई, नदी निक्षेपण, समुद्र निक्षेपण जिसको लैगून बोलते हैं, और बांध निक्षेपण। यहाँ पर एक और झील है जिसको विसर्प झील या फिर गोखुर झील बोलते हैं। तो ये दोनों में शामिल है, मतलब अपरदन और निक्षेपण दोनों प्रकार की झीलों में ये आता है। क्यों आता है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये बात करते हैं कि कृत्रिम झील किसे कहते हैं। तो मानव क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित जो झीलें होती हैं उसे कृत्रिम झील कहते हैं। मतलब जो मानवों द्वारा बनाई जाती हैं उसे कृत्रिम झील बोलते हैं। जैसे कि गोविंद सागर झील हो गया, जवाहर सागर झील हो गया, पिछौरा झील हो गया। ठीक है, ये सब की सब जो हैं ये कृत्रिम झीलें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक सुदर्शन झील भी है गुजरात में, वो भी कृत्रिम झील में शामिल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पानी की प्रकृति के आधार पर जो झीलें थी, ताजे पानी की झील और खारे पानी की झील, तो उनके बारे में। तो जो ताजे पानी की झील है, इन झीलों में जो जल की पूर्ति है वो जल की निकासी है वो दोनों समान रूप से होती रहती है। मतलब नया पानी आता है और पुराना पानी निकलता भी जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नमक संचित नहीं हो पाता, जिस कारण से ये ताजे पानी की झील बनी रहती हैं। मतलब इसका पानी मीठा होता है। तो इनमें जो महत्वपूर्ण झीलें हैं जैसे कि डल झील और बूलर झील, ठीक है, ये ताजे पानी की झीलें हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है खारे पानी की झील। तो ऐसी झीलें जिसमें पानी बाहर से आकर तो मिलता है लेकिन झील से पानी बाहर नहीं जाता, जिस कारण से इसमें नमक संचित हो जाता है, तो वही झीलें क्या कहलाती हैं? खारे पानी की झीलें कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि सांभर झील हो गया, लोनार झील हो गया, चिल्का झील हो गया, ये सब की सब। सांभर झील जो है ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर और पानी की प्रकृति के आधार पर जो महत्वपूर्ण झीलें थी उनको समझा।
अब जब मैंने आपको बताया था प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत कई सारी झीलें आती हैं, तो उनके बारे में हम लोग एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत पृथ्वी की गति से बनी हुई झीलों की, जिनमें टेक्टोनिक झील और भ्रंश घाटी झीलें शामिल हैं। टेक्टोनिक झील का मतलब है कि भूगर्भिक हलचलों के कारण जो झीलें निर्मित हो जाती हैं उसे टेक्टोनिक झील बोलते हैं। भारत में इस प्रकार की जो झील है वो वूलर झील है, मतलब जो वूलर झील है वो टेक्टोनिक झील या फिर ऐसा बोले कि विवर्तनिकी झील जो है उसका एक उदाहरण है। ठीक है। दूसरी जो झील है वो भ्रंश घाटी झीलें हैं। तो भ्रंश घाटी झीलों का मतलब आप ऐसा समझिए कि भूतल में हुए दरारों के कारण जब दो भ्रंशों के मध्य का जो भाग है वो धंस जाता है और वहाँ पर पानी भर जाता है और स्थायी रूप से भरा रहता है, तो वहाँ पर जो झीलें बन जाती हैं उसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी झीलें। तो इस तरीके से पृथ्वी की गति से बनी हुई झीलों के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिमनाद द्वारा निर्मित झीलों की, जिसमें पहला है सर्क झील। तो सीधा सा ऐसा समझिए कि ग्लेशियर का आइस का कोई बड़ा सा टुकड़ा जब ग्लेशियर से अलग हो जाता है और आगे किसी चट्टान या फिर पहाड़ के सामने आ जाने के कारण उसका जो ग्लेशियर का टुकड़ा है वहीं पर रह जाता है और साथ ही साथ वो पिघल जाता है, तो वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है तो उसी पानी वाली झील को क्या बोलते हैं? सर्क झील बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है रॉक हैलो झील। तो ऐसा समझिए कि ग्लेशियर जो है वो जब धीरे धीरे पिघलता है तो क्या होता है कि जब पिघलेगा तो जाहिर सी बात है वो ग्लेशियर आगे से ख़त्म होता चलेगा। तो जब ग्लेशियर आगे से धीरे धीरे पिघलता है और आगे जो मान लीजिए कोई खड्डा है, तो खड्डा जब धीरे धीरे भरता चला जाता है तो वहाँ पर पानी भर जाने के कारण एक झील की तरह आकृति दिखती है, तो उस झील को क्या बोलते हैं? रॉक हैलो झील बोलते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जो तीसरा पॉइंट है हिमनाद द्वारा निर्मित झीलों में वो है मौरानिक झीलें, या फिर ऐसा बोलिए कि घाटियों के मौरानिक बांध झीलें। तो जब ग्लेशियर का पानी जो है किसी अवसाद के कारण, मतलब कि ग्लेशियर से ही जो अवसाद होते हैं, तो उन्हीं अवसादों के कारण जो है ग्लेशियर का पानी रुक जाता है, आगे नहीं बह पाता, या फिर ऐसा बोले कि जैसे आपको पता है जो ग्लेशियर का पानी है वो नदियों के रूप में भी नीचे बहकर चला आता है ना, हिमालयी जो नदियाँ हैं। तो ग्लेशियर का पानी जब नहीं आ पाता है नीचे, किसी न किसी अवसाद के कारण रुक जाता है, तो वहाँ पर जो निर्मित झीलें हैं उसको बोलते हैं क्या? घाटियों के मौरानिक बांध झीलें, क्योंकि एक बांध की तरह आकृति वहाँ पर बन जाती है। वैसे देखने में जो तीनों हैं एक ही जैसे हैं क्योंकि हिमनाद द्वारा ही निर्मित हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो हम लोगों ने बात की थी प्राकृतिक झीलों की। तो प्राकृतिक झीलों में जो तीसरा पॉइंट है वो है ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित झीलें, जिसमें था क्रेटर और कॉल्डेरा झील। तो क्रेटर आप समझते हैं कि ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। तो ऐसा समझिए कि जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो बाद में जब धीरे धीरे वो शांत हो जाता है, लावा निकलना बंद हो जाता है, तो उसके मुख में जब पानी जमा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। और अगर वो क्रेटर झील बड़ा हो, मतलब कि भाग में बहुत बड़ा हो, तो उसको बोलते हैं कोल्डेरा झील। यानी क्रेटर झील का बड़ा भाग क्या बोला जाता है? कोल्डेरा झील बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपरदन द्वारा निर्मित झीलों की, जिसमें दो महत्वपूर्ण झीलें आती हैं, क्रास्ट झीलें और पवन अपर्दित झीलें। वैसे पवन निक्षेपित झीलें भी होती हैं, मैं आपको समझा दूंगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रास्ट झीलों की। तो ऐसा समझिए कि नदी कहीं से गुजर रही है और नदी के सामने कहीं ऐसी चट्टान आ गई जो कि जल में घुल जाती है, या फिर चूना पत्थर की चट्टान है, तो जाहिर सी बात है जल से वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, यानी अपर्दित हो जाएगी। और वहीं पर अगर नई स्थलाकृत बन जाती है और पानी भर जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? क्रास्ट झीलें बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं पवन अपर्दित झीलों की, यानी हवाओं के द्वारा मान लीजिए कि कहीं से जो हवा है वो वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं या फिर बालू जो है वहाँ का उड़ा ले जाती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कोई खड्डा टाइप का बन जाता है अपर्दन के कारण, तो वो जो झीलें हैं कहलाती हैं पवन अपर्दित झीलें। और जो हवा से बहा कर ले जाती हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इकट्ठा करती होंगी, तो मान लीजिए ऐसे ही इकट्ठा कर देती हैं कि बीच में खड्डा टाइप का हो जाता है और चारों तरफ ऊंचा ऊंचा बन जाता है, तो वहाँ पर अगर पानी भर जाता है तो उसको बोलते हैं पवन निक्षेपित झीलें। ठीक है। तो दो प्रकार की होती हैं, पवन अपर्दित झीलें भी होती हैं और पवन निक्षेपित झीलें भी होती हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था विसर्प और घोकुर झील भी दोनों में आता है, यानी अपर्दन और निक्षेपण दोनों में आता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधा सा गोखुर या फिर विसर्प झीलों की ही। तो ऐसा समझिए कि नदियां जो है जब मैदानी क्षेत्र में जाती हैं तो जाहिर सी बात है नदियां क्या करती हैं? घुमावदार मार्ग में बहती हैं, यानी जैसे सर्प जो है वो चलता है उसी प्रकार नदियां भी
चलती हैं। तो जो घुमावदार वाली आकृति है, तो कभी कभी मान लीजिए नदियों में बहाव तेज से आया, ठीक है, या फिर बाढ़ के टाइम पे, तो घुमावदार ना होकर नदियाँ धीरे धीरे काटती रहती हैं आगे वाले हिस्से को और सीधा बहना शुरू कर देती हैं। तो जो घुमावदार वाला हिस्सा है वहाँ पर धीरे धीरे अवरोध भी खड़ा हो जाता है और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि सामने वाला जो हिस्सा है उसको काट के नदियाँ सीधा बहने लगती हैं। तो काट दी तो जाहिर सी बात है, काटने के कारण क्या बोलेंगे, उसका अपर्दन बोलेंगे, क्योंकि अपर्दित हो गई वहाँ की मिट्टी। और मैंने आपको बताया कि जब काट देती हैं तो बगल में जो घुमाव वाला क्षेत्र था वहाँ पर जो है कोई ना कोई अवसाद भी जमा कर देती हैं। तो अवसाद का जमा होना मतलब क्या होता है, निक्षेपण। तो ये जो है नदियाँ दोनों कार्य करती हैं, साथ ही साथ अपर्दन भी करती हैं और निक्षेपण भी करती हैं। तो जब सीधा बहने लगती हैं ना, तो वो कहलाता है उसका अपर्दन करना। और जब सीधा नदियाँ बह जाती हैं उसी के कारण जो विसर्प झीलें हैं तो उसका निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि किनारे वाला जो गोल गोल वाला हिस्सा था वहाँ पर पानी भरा रह जाता है, ठीक है। तो उस कारण से वहाँ पर विसर्प झीलें या फिर गोखुर झीलों का निर्माण हो जाता है। गोखुर में शब्द आपको मिल जाएगा गोखुर, मतलब गायों का खुर, या फिर ऐसा बोलिए कि खुर मतलब पैर होता है, तो उनकी आकृति का दिखने लगता है। तो सीधा साफ समझिएगा कि ये अपर्दन और निक्षेपण दोनों के कारण इसका निर्माण होता है, जैसे पवन अपर्दित और पवन निक्षेपित झीलें भी होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं निक्षेपण द्वारा निर्मित झीलों की। तो निक्षेपण द्वारा निर्मित झीलों में पहला है नदी निक्षेपण झील, जिसके अंतर्गत आता है गोखुर या फिर विसर्प झील। दूसरा जो है वो है समुद्र निक्षेपण झील, जिसमें लैगून झील आती है। और तीसरा है बांध निक्षेपण झील। अगर आप अपर्दन और निक्षेपण में कंफ्यूज हैं तो सीधा सा समझिएगा, अपर्दन मतलब होता है इरोजन, मतलब ऐसा समझिए कि कहीं की मिट्टी है, नदी ने उसको बहा दिया, ठीक है, नदियों ने कहीं की मिट्टी को काट दिया है और वहाँ पर नई आकृति का निर्माण कर दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वहाँ की मिट्टी अपर्दित हो गई है। और जो अपर्दित की गई थी मिट्टी जब नदियाँ बहाकर आगे कहीं ले जाती हैं और कहीं पर अलग जगह डिपॉजिट कर देती हैं और वहाँ पर नई आकृति का निर्माण करती हैं, मतलब बहाई हुई मिट्टी को ले जाकर कहीं नई आकृति का निर्माण करेंगी, तो उसको बोलेंगे निक्षेपण। मतलब डिपॉजिट कर दिया ले जाकर तो निक्षेपण हो गया, और इरोजन कर दिया तो उसको अपर्दन बोलेंगे, ठीक है। तो नदी निक्षेपण में मैंने आपको बता ही दिया पहले ही कि कौन सी झील आएगी, विसर्प या फिर गोखुर झील, ठीक है। जो विसर्प या फिर गोखुर झील है उसमें अपर्दन और निक्षेपण दोनों काम होता है, मैंने आपको समझा ही दिया कैसे। तो नदी निक्षेपण के अंतर्गत वही आएगी। दूसरा जो था समुद्र निक्षेपण, जिसमें लैगून झील मैंने आपको बताया। तो लैगून झील के बारे में आप ऐसा समझिए कि समुद्र क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र होता है ना, तो तटीय क्षेत्र में जब पानी स्थल भाग में घुस जाता है समुद्र का, और बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ पर बालू का अवरोध खड़ा हो जाते हैं। मतलब समुद्र का पानी तो स्थल भाग में घुस गया तटीय वाले क्षेत्र में, और बाद में वहाँ पर बालू का अवरोध खड़ा हो गया, जिस कारण से पानी समुद्र की तरफ दोबारा लौट कर नहीं जा पाया। तो वहाँ पर झील का निर्माण हो गया, तो उस झील को क्या बोलेंगे, लैगून झील, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बांध के निक्षेपण से भी झीलें बन जाती हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उन झीलों को क्या बोलते हैं, बांध निक्षेपित झीलें, जो कि निक्षेपण द्वारा निर्मित होती हैं, और ये भी एक प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने झीलों के प्रकार को अच्छे से समझा, जो कि मुख्य रूप से प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत ये सभी झीलें आती थी। अब हम लोग एक एक करके जो भारत की महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुदर्शन झील की। जो सुदर्शन झील है ये गुजरात के गिरनार में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसका प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया था। बाद में सम्राट अशोक और महामात्य तुषास्प ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और उसके बाद जो स्कंदगुप्त था उसने इस झील में एक बांध का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। और क्योंकि ये इंसानों द्वारा बनाई गई है तो जाहिर सी बात है कि यह एक कृत्रिम झील है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सुदर्शन झील के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जयसमंद झील की। जो जयसमंद झील है ये राजस्थान में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है, ढेबर झील है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1711 से 1720 ईस्वी के बीच में करवाया था। तो इतनी चीज़ें आपको जयसमंद झील के बारे में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऊटी झील की। तो जो ऊटी झील है ये तमिलनाडु के ऊटी में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 1825 में यहाँ के पहले कलेक्टर जॉन सुविलियस ने करवाया था। जाहिर सी बात है, कलेक्टर जॉन सुविलियस ने करवाया था तो इंसान ने करवाया, इस कारण से ये कौन सी झील है, कृत्रिम झील है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोलेरू झील की। तो जो कोलेरू झील है यह आंध्र प्रदेश में स्थित ताजे पानी की एक झील है।
यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ सर्दियों के समय में साइबेरियाई पक्षी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। ठीक है, तो कोलेरू झील के संबंध में आपको ये याद रखना है कि ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है और किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद जो अगली झील है वो है चिल्का झील। जो चिल्का झील है ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक खारे पानी की लैगून झील है। लैगून झील मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि लैगून झील किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो चिल्का झील है ये खारे पानी की एक लैगून झील है और ये भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय या फिर समुद्री झील या फिर बोल सकते हैं आपकी लैगून झील है। ठीक है, भारत की तो सबसे बड़ी है ही, साथ ही साथ विश्व की भी दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून या फिर समुद्री झील है और ये एशिया की और भारत की सबसे गहरी झील भी है और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको चिल्का झील के संबंध में याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वुलर झील की। जो वुलर झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका प्राचीन नाम महापद्मसर था और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसमें एक परियोजना भी संचालित की जाती है जो है तुलबुल परियोजना। इसकी उत्पत्ति के संबंध में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी जो उत्पत्ति है वो प्लास्टोसीन युग में विवर्तनिकी क्रियाओं के कारण हुआ है और ये जो झील है ये झेलम नदी से जल प्राप्त करती है। तो इतनी चीज़ें आप वुलर झील के संबंध में याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डल झील की। जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित मीठे पानी की एक झील है। तो डल झील के संबंध में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लोनार झील की। जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र के बुढ़वाड़ा ज़िले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसके निर्माण को लेकर कई सारे सवाल उठते थे, लेकिन नई रिसर्च के अनुसार ये माना गया है कि जो लोनार झील है इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी में टकराने के कारण हुआ है। लेकिन पहले तक ये माना जाता था कि इसका निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुआ है, यानी ज्वालामुखी गर्त में इसका निर्माण हुआ है। लेकिन नई रिसर्च जो हुई है उसके अनुसार यही माना जा रहा है कि इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी में टकराने के कारण हुआ है। लेकिन कभी ऐसा होता है अगर कि ऑप्शन में ये नहीं रहता है कि उल्का पिंड में टकराने से हुआ है और ऑप्शन में ये रहता है कि यह एक क्रेटर झील है, क्रेटर झील मतलब ज्वालामुखी के कारण इसका निर्माण, तो आप टिक कर सकते हैं। लेकिन कब, जब ऑप्शन में ये ना हो कि इसका निर्माण उल्का पिंड में पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ है तब। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पिछौला झील की। जो पिछौला झील है ये राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया था और बाद में जो उदय सिंह थे उन्होंने इसको ठीक करवाया था और यह एक कृत्रिम झील है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण झील है वो है पुलिकट झील। पुलिकट जो झील है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय या फिर लैगून झील है। इसका 84% जो भाग है वो आंध्र प्रदेश में आता है और 16% भाग तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और साथ ही साथ मैं आपको इसके संबंध में एक चीज़ याद करवा दूं कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप है इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करने का काम करता है। ये चीज़ मैंने आपको भारत के महत्वपूर्ण द्वीपों वाली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील की। यह जो झील है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। साथ ही साथ ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसे रेणु सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीज़ें आप इसके संबंध में याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वेम्बनाड झील की। जो वेम्बनाड झील है ये केरल में स्थित एक लैगून झील है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये भारत की सबसे लंबी झील भी है। ठीक है, यानी जो वेम्बनाड झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है और वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप जो है यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है और भारत का जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 47A वो भी वेलिंगटन द्वीप में ही स्थित है। और मैंने आपको बता ही दिया वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है, वेम्बनाड झील में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लोकटक झील की। जो लोकटक झील है ये मणिपुर राज्य में स्थित है और साथ ही साथ यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। इस कारण से इसे तैरती हुई झील के नाम से भी जाना जाता है।
तो याद रखिएगा इतनी चीज़ें लोकटक झील के संबंध में। मुख्य रूप से आप ये याद रखिएगा कि तैरती हुई झील के नाम से किसे जाना जाता है, तो सही जवाब क्या होगा, लोकटक झील, और यह मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सांभर झील की। जो सांभर झील है ये राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। अंतःस्थलीय की बात हो रही है, मतलब स्थल में है। और इससे पहले मैंने आपको चिल्का झील के बारे में बताया था, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन वो लैगून झील है। एक तरफ पानी है और एक तरफ स्थल है, लेकिन यह पूरी तरह से अंतःस्थलीय झील है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो सही जवाब क्या होगा, सांभर झील। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रूपकुंड झील की। जो रूपकुंड झील है इसे रहस्यमय झील मतलब मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड में स्थित है और 1942 में इसमें 500 से ज़्यादा कंकालों की खोज की गई थी, जिस कारण से इसको कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कंकाल झील के नाम से किसे जाना जाता है, रूपकुंड झील को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चुलामू झील की। तो चुलामू झील के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि ये सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची झील है। यानी भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वो है चुलामू झील, और यहीं से तीस्ता नदी भी निकलती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप चुलामू झील के संबंध में याद रखिएगा। इसके बाद है देवताल झील। जो देवताल झील है ये उत्तराखंड में स्थित है और साथ ही साथ ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील है। पहली सबसे ऊंची झील चुलामू झील और दूसरी सबसे ऊंची झील देवताल झील। ठीक है, इसके बाद जो अगली झील है वो है कोलेरू झील। जो कोलेरू झील है यह आंध्र प्रदेश में स्थित भारत और एशिया की सर्वाधिक आर्द्रता वाली लैगून झील है। ठीक है, तो इसके बारे में यही चीज़ याद रखिएगा, यही महत्वपूर्ण भी है कि यह एशिया और भारत की सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाली लैगून झील है। ठीक है, और स्थित कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हुसैन सागर झील की। जो हुसैन सागर झील है इसका निर्माण हुसैन शाह वली द्वारा 1565 में करवाया गया था और यह स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डीडवाना झील की। जो डीडवाना झील है ये राजस्थान में स्थित है। इसके संबंध में आप ये याद रखिएगा कि यह वायु द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण झील है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो वायु द्वारा हुआ है। मैंने आपको बताया था वायु के अपर्दन और निक्षेपण के बारे में, तो उसके द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कोडाई कनाल झील की। तो कोडाई कनाल झील के संबंध में आप ये याद रखिएगा कि ये तमिलनाडु में स्थित एक कृत्रिम झील है। ठीक है, अगला जो है वो है चपनाला झील। जो चपनाला झील है वो असम राज्य में स्थित है। ऐसे ही आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी झीलों के नाम दिख रहे हैं, उसके संबंध में आपको केवल राज्यों के नाम याद रखने हैं कि वो झील किस राज्य में स्थित है। वैसे मैं झील और राज्यों को याद करने की वीडियो अलग से लाऊंगा ट्रिक के साथ, तो इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसी पर डिपेंड होगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अगली वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका आपको क्विज सॉल्व करवा दिया जाएगा। और PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।